हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस फॉर टेंथ। कैसे हैं आप सभी? अगर आप इस चैनल पर आज नया हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो ये वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका सैम्पल क्वेश्चन पेपर। एंड एक सेकेंड, डिस्कस कोई ऐसे ही नहीं होने वाला, प्रॉपर एनालिसिस के साथ मैं डिस्कस करने वाला हूँ। एंड एनसीईआरटी के पैराग्राफ्स भी इसके अंदर मैंने आपके लिए डाले हैं ताकि आपकी फुल ऑन रिविजन भी होती रही साथ साथ, एंड आपको पता चल सके कि कहाँ कहाँ से किस तरीके से फुल एनालिसिस करके कैसे बोर्ड्स आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये वीडियो अगर जिस बच्चे ने नहीं देखी उसके लिए बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज होगा बोर्ड एग्जाम्स में, और जिसने देखी है उसको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। इसलिए पूरी वीडियो एंड तक देखना, एक एक करके हर एक क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे कि कैसे और क्यों और क्या पूछ सकता है बोर्ड एग्जाम। ठीक है, सो दिस इज़ फॉर दिस ईयर 2023-24 क्लास 10 जो आपके होने वाले हैं बोर्ड एग्जाम, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ऑब्वियसली आपके एमसीक्यूज से है। एंड पहला कह रहा है वो आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट विच रिप्रेजेंट्स द सॉलिड स्टेट इन द अबव रिएक्शन। ये डायग्राम देख के आपको समझ में आ ही रहा होगा कि आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है जिसके अंदर बेरियम क्लोराइड है का सोल्यूशन है, आप एक और टेस्ट ट्यूब जिसके अंदर आपके पास सोडियम सल्फेट का सोल्यूशन है, आप वो मिक्स कर रहे हो दोनों का आपस में। ठीक है, तो अब यार ये तो देख के ही समझ आ जाना चाहिए कि एक रिएक्शन हो रहा है, एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, और ये हमने पहले चैप्टर यानी केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस वाले से पता चला, हमने पढ़ा था उसके अंदर। तो ये एनालिसिस क्या कहता है कि यू शुड नो ऑल द रिएक्शंस गिवन इन द एनसीईआरटी, उनकी केमिकल इक्वेशंस आपको पता होनी चाहिए विद प्रॉपर प्रोडक्ट्स एंड फिजिकल स्टेट्स भी आपको पता होनी चाहिए। अब देखो ये जो इन्होंने क्वेश्चन बनाया है, पता है किस बेसिक उससे बनाया है? इस केमिकल इक्वेशन जो कि आपकी चैप्टर नंबर 1 के अंदर दी गई है ना, इस पे आपको देख लो इन्होंने ये पूरा क्वेश्चन डायग्राम के साथ बना दिया। तो वो क्या कह रहे हैं, सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के साथ मिक्स किया तो आपके पास दो प्रोडक्ट्स बनते हैं बच्चों, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। ध्यान से देखो, यहाँ पे बेरियम सल्फेट भी दिया हुआ है ऑप्शन में, सोडियम क्लोराइड भी दिया हुआ है, लेकिन वो कह रहे हैं कि सॉलिड स्टेट में कौन सा बन रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, इसलिए फिजिकल स्टेट्स भी पता होनी चाहिए। तो सोडियम क्लोराइड की क्या फिजिकल स्टेट है? एक्वस। वहीं बेरियम सल्फेट की क्या फिजिकल स्टेट है? सॉलिड। तो सॉलिड स्टेट में तो बेरियम सल्फेट बन रहा है, तो इसका मतलब बेरियम सल्फेट इज द राइट आंसर, बी ऑप्शन। तो देख रहे हो एनसीईआरटी का सिर्फ इस रिएक्शन से पूरा आपका एक एमसीक्यू बना दिया गया है। तो सारे रिएक्शंस अच्छे तरीके से याद कीजिए विद फिजिकल स्टेट्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इट सेज द कलर ऑफ द सोल्यूशन ऑब्जर्व्ड आफ्टर 30 मिनट्स ऑफ प्लेसिंग जिंक मेटल टू कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इज। योर ऑप्शंस आर ब्लू, कलरलेस, डर्टी ग्रीन और रेडिश ब्राउन। ध्यान से बच्चे देखिए, ये आपके चैप्टर नंबर 1 से उठाया गया है, और एनालिसिस ये कहते हैं कि आपको हर तरह का केमिकल रिएक्शन चैप्टर नंबर 1 से गो थ्रू करना है। एंड अभी ऊपर में मैंने आपको कहा था कि फिजिकल स्टेट्स, अब मैं आपको ये भी कह रहा हूँ कि आपको कलर भी पता होना चाहिए, कौन से प्रोडक्ट का क्या कलर बनता है, क्योंकि इसमें कलर पे ही क्वेश्चन आया गया है। ठीक है, अब चैप्टर नंबर 1 में ना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंडर उन्होंने ये एक डायग्राम दिया हुआ है जहाँ पे आयरन नेल को ये ले रहे हैं और उसको डिप कर रहे हैं कॉपर सल्फेट सोल्यूशन वाली टेस्ट ट्यूब के अंदर। तो जब डिप कर दे रहे हैं तब ये आयरन सल्फेट की कंडीशन आ जाती है जिस पे रेडिश ब्राउन डिपॉजिट आ जाती है, एंड कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन फेड अवे हो जाता है। बात समझ में आ रही है? और क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है? आपको पूछा है जिंक मेटल को आपने कॉपर सल्फेट में डाला, यहाँ पे तुम आयरन को डाल रहे हो। अगर जिंक को डाल रहे हो कॉपर में तो ध्यान से देखो, एनसीईआरटी में नीचे और भी तो एग्जाम्पल्स दिए हैं जिसके अंदर जिंक को आप कॉपर सल्फेट में डाल रहे हो, तो यहाँ से उन्होंने क्वेश्चन उठा के आपसे पूछ लिया है ना। तो ये डायग्राम को यहाँ पे आयरन नेल की जगह अगर जिंक का कोई मेटल दे सकते हैं, डायग्राम सेम हो सकता है, तो ये थोड़े बहुत चेंजेस कर सकता है बोर्ड्स आपके लिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे उन्होंने पूछ लिया, तो अगेन जिंक सल्फेट बनेगा और कॉपर बन जाएगा। कॉपर का कलर क्या होता है? रेडिश ब्राउन, तो वही रेडिश ब्राउन डिपॉजिट जिंक मेटल पे आ जाएगी, और जिंक सल्फेट कलरलेस होता है जैसे कि ये अपना ये वाला सोल्यूशन होता है। ठीक है, आयरन सल्फेट जैसे कि अपना ये कलरलेस होता है, सिमिलरली जिंक सल्फेट भी कलरलेस होता है। तो आपको कलर्स पता होने चाहिए, तो फेड अवे हो जाता है कलर कॉपर सल्फेट का जो कि पहले ब्लू था। बात समझ में आई? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? द कलर ऑफ द सोल्यूशन ऑब्जर्व्ड आफ्टर प्लेसिंग जिंक मेटल फॉर 30 मिनट्स, इट इज कलरलेस, सो सिंपल एज दैट। ठीक है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर।
चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, माइल्ड नॉन करोसिव बेसिक सॉल्ट इज, योर ऑप्शंस है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ये आपका NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड NaHCO3 दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको आप सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हो, ठीक है। अब एनालिसिस क्या कहते हैं आपकी जी, चैप्टर नंबर 2 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स में से उठाया गया है, जिसके अंदर बेकिंग सोडा के बारे में कुछ आपके चीज़ें बताई गई हैं, जैसे कि बेकिंग सोडा इज़ यूज्ड इन किचन टू मेक पकौड़ाज, इट इज़ यूज फॉर फास्टर कुकिंग, केमिकल फॉर्मूला इज NaHCO3 राइट। एंड पूछा है माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट, ध्यान से देखो ये कहाँ पे दिया है, ये देखिए इट इज़ अ माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट, यहाँ से उठा के, यानी जितने भी सॉल्ट्स हैं उन सबकी डिस्क्रिप्शंस ढंग से पढ़ो, केमिकल इक्वेशंस ढंग से पढ़ो, मेथड पढ़ो कैसे उन्हें बनाते हैं ढंग से, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके यूजेस, उससे वो MCQs बना रहा है, बात समझ में आई। सो द आंसर इज NaHCO3 इज़ अ माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट। देखो उसकी कंडीशन ये थी कि एक इट इज़ अ माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट, उसका फॉर्मूला ये था NaHCO3, डायरेक्टली बेकिंग सोडा भी नहीं दिया, फॉर्मूला पूछा है, तो इन सॉल्ट्स के फॉर्मूलाज भी ढंग से पता होने चाहिए, बात समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऑन एडिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग अ मेटल X, तो अ कलरलेस गैस इज produced when a burning matchstick is brought near it, which of the following correctly represents the metal X, ठीक है। अब ध्यान से देखो ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाले चैप्टर से उठाया गया है, और सिंपल सा एक आपको वहाँ पे उन्होंने बताया है कि जब भी एक डाइल्यूट एसिड, जो कि इस केस में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की बात उन्होंने कर दी है, एक मेटल के साथ रिएक्ट करता है, जो कि यहाँ पे मेटल X दिया गया है, हमारे पास क्या बनता है, सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। हाइड्रोजन गैस के पास जब एक बर्निंग मैचस्टिक को लाया जाता है तो एक पॉप साउंड प्रोड्यूस होती है, बात समझ में आ रही है। तो इस पे क्वेश्चन पूछा, तो आपसे पूछे ये मेटल क्या हो सकता है। अब ध्यान से सुनो, सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4। अब साथ ही आपने इस चैप्टर में पढ़ी है रिएक्टिविटी सीरीज, तो वही मेटल जो किसी से स्ट्रॉन्गर होगा वही उसे डिस्प्लेस कर पाएगा, यह बात समझते हो। अब H2SO4 यानी हाइड्रोजन, यानी सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, उसके अंदर हाइड्रोजन है, तो वो सारे मेटल जो हाइड्रोजन से ऊपर रखे गए हैं, दे आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन एंड दे कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, राइट। तो ये वाले मेटल्स में से जो भी आपके ऑप्शन में है, जैसे कि सोडियम, तो सोडियम इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज सोडियम बीइंग मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज H2SO4, H2 में H आ रहा है ना हाइड्रोजन, तो उसी को डिस्प्लेस करेगा सोडियम, ठीक है। अच्छा सल्फर तो हो ही नहीं सकता क्योंकि सल्फर इज अ नॉन मेटल, तो वो तो रिएक्ट नहीं करते इतना। एंड कॉपर सिल्वर क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज कॉपर और सिल्वर आपके हाइड्रोजन के नीचे है, तो वो लेस रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, इसलिए हाइड्रोजन को H2SO4 में से डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, बात समझ में आ रही है। तो रिएक्टिविटी सीरीज ढंग से याद कीजिए, और ये कुछ चीज़ें, खैर असर तो सारा इसी पे था, सारा आंसर ही इससे निकला, बट फिर भी ये पता होना चाहिए रिएक्शन की, कल को पूछ ले कि कौन सी गैस निकल रही है, CO2 या हाइड्रोजन, वो सब आपको ढंग से पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट सोडियम ऑक्साइड। तो सबसे पहले बच्चे ये हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाले चैप्टर में ही पढ़ा है, ठीक है, जिसके अंदर आपको ये दी जाती हैं चीज़ें, जिसके अंदर हमने NaCl कैसे बनता है, MgCl2 कैसे बनता है, ये हमने 2 पढ़े थे, लेकिन उसने यहाँ पे सोडियम ऑक्साइड पूछ लिया। तो सबसे पहले तो क्लास 9th की नॉलेज से आपको सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखना आना चाहिए, दैट इज Na2O, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि सोडियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, देखिए यहाँ पे आपको सब यहाँ पे मेंशन्ड है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सोडियम की, तो सोडियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1, दैट मीन्स सोडियम हैज़ 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अब वो 1 मतलब ट्रांसफ़र करेगा ना, इट विल लूज इट्स 1 इलेक्ट्रॉन, तो उसके पास Na पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, आप इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहे हो मतलब नेगेटिव चार्ज कम हो रहा है। नेगेटिव चार्ज का कम होने को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, क्योंकि जितना नेगेटिव कम हो रहा है, कॉमन सेंस इज दैट ऑटोमेटिकली पॉजिटिव तो बढ़ ही रहे ना। पॉजिटिव ऐसे आप बाहर से नहीं डाल रहे, लेकिन अगर नेगेटिव कम होगा तो पॉजिटिव की क्वांटिटी नेगेटिव के कंपैरिजन में बढ़ेगी ना, तो उस रिलेटिव कंपैरिजन को कह रहे हैं कि एक प्लस चार्ज हम कह सकते हैं बढ़ गया। बात समझ में आई, तो वही वो कह रहा है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे 2 Na के मॉलिक्यूल्स हैं, तो 2 एटम्स हैं, आई मीन, तो 2 Na+ होगा,
2Na+ कहाँ कहाँ पे है, बी और सी में, तो ए और सी तो ए और डी तो अपने ऑप्शंस कैंसिल हो गए, इन्हीं दोनों में से कोई करेक्ट आंसर होना चाहिए, ठीक है। ले और साथ ही में ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो ऑक्सीजन में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं दैट इज 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, उसको 2 एक्सेप्ट करने होते हैं, है ना। तो वो 2 एक्सेप्ट कर लेगा, जब वो 2 एक्सेप्ट करेगा तो उसके पास -2 चार्जेस आएंगे, बिकॉज 2 इलेक्ट्रॉन्स मीन्स 2 नेगेटिव चार्ज, इट विल एक्सेप्ट, सो -2 उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और क्योंकि एक ही एटम है तो यहाँ पे कोई नंबर नहीं होगा, यहाँ पे एक ही होगा, सो द करेक्ट आंसर इज 2Na+O-2। और यहाँ पे आप क्रॉसेस से दिखा सकते हो, ऑब्वियसली आपको दिखाना भी चाहिए, जैसे कि आप यहाँ पे शो कर रहे हो क्रॉसेस एंड डॉट्स से। हालांकि यहाँ पे ना मुझे थोड़ा गड़बड़ लगा, यहाँ पे 2 डॉट्स होनी चाहिए थी 2 क्रॉसेस की बजाय, और बाकी 1 2 3 4 5 6 क्रॉसेस होने चाहिए थे जो ऑक्सीजन के अपने के होते हैं, ठीक है। तो ये 2 एग्जाम्पल से देख लो, आपको कुछ भी वो पूछ सकते हैं कि कैसे बना है। नेक्स्ट, एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर दिस विल फॉर्म अ बेसिक ऑक्साइड। अब देखिए ये चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 जो आपकी एनसीईआरटी का है उसका मिक्स से क्वेश्चन पूछा है, बिकॉज बेसिक ऑक्साइड वाला कॉन्सेप्ट आपके चैप्टर नंबर 2 में आता है बच्चे, कि जिसके अंदर यहाँ पे लिखा होता है कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। देखिए यहाँ पे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक, सॉरी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मेटेलिक ऑक्साइड्स बच्चे बेसिक इन नेचर होती हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स एसिडिक इन नेचर होती है, ये आपके चैप्टर नंबर 2 में लिखा है। एंड चैप्टर नंबर 3 में क्या लिखा है, हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट, मेटल्स कैन ईजिली लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड नॉन मेटल्स कैन ईजिली गेन इलेक्ट्रॉन्स टू अचीव नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। तो बात वहीं पे आ जाती है कि अब आपको समझ में आ गया कि बेसिक ऑक्साइड कौन बनाता है, मेटल बनाता है एक बेसिक ऑक्साइड, एंड मेटल्स इजीली लूज कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स वो लूज कर सकते हैं, 1 2 3, 4 हो तो 4 तो शेयरिंग में आ जाता है, और 6 7 8 हो तो 6 7 हो 5 6 7 हो तो वो गेन करेगा हमेशा, ठीक है। अब ध्यान से देखो 5 है यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो ये गेन करेगा, 7 है तो ये 1 गेन करेगा, इसको 8 हो जाएंगे पूरे, तो ये तो गेन कर रहा है, लेकिन हमें तो लूज करना है ना, क्योंकि हमें पता है कि मेटल्स ही लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, गेन तो नॉन मेटल्स करते हैं, और क्योंकि मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं और मेटल्स ही बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, इसीलिए हम मेटल्स को ढूंढ रहे हैं। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 4 तो ये तो शेयरिंग करेगा, और अगर मैं बात करूँ 1, यस 1 इलेक्ट्रॉन कैन बी 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैन बी इजीली लॉस्ट, इसका मतलब डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, दिस इज अ मेटल। और अगर आप इसको अगर आप 11 अगर आप इसको ऐसे भी सॉल्व करोगे ना एटॉमिक नंबर देख के, 11 कौन सा होता है 11 नंबर पे एटॉमिक नंबर क्लास 9th, सोडियम, सोडियम होता है 11 पे, तो आपको पता है सोडियम इज अ मेटल, तो सोडियम तो वैसे ही आपको पता लग गया ना, फिर तो आंसर सोडियम हो गया, है ना। अब अगर मैं बात करूँ 14 एटॉमिक नंबर पे क्या होता है, सिलिकॉन। सिलिकॉन हमने कार्बन कंपाउंड्स वाले चैप्टर में पढ़ा है कि वो तो कोवलेंट कंपाउंड्स बनाता है, तो ये भी नहीं हो सकता, है ना। यहाँ पे ये क्लोरीन आ गया, क्लोरीन भी नहीं हो सकता क्योंकि ये नॉन मेटल होता है। आपको बात समझ में आ रही है। अब जैसे ये है 7, ठीक है, ह ही ली बी ब क, कार्बन, ये कार्बन की कॉम्पोजिशन नहीं, कार्बन की नहीं, नाइट्रोजन, इट इज़ द कॉम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन। ये जो एटॉमिक नंबर है 7, इट इज़ द नाइट्रोजन का, बिकॉज कार्बन का 6 होता है एटॉमिक नंबर, नाइट्रोजन का 7 होता है। सो वही है 2,5, नाइट्रोजन अगेन इज ए नॉन मेटल, तो ये तो आप इससे भी पता लगा सकते हो। सो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कैसे पता लगाते हैं, गेन लूज करने का तरीका, लूज हमेशा 1 2 एंड 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं मैक्सिमम, शेयर हमेशा 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एंड 5 6 7 हमेशा गेन करेंगे बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स, ताकि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाए। बात समझ में आई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एन एलिमेंट M हैज़ 50% ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड इन द थर्ड शेल एज इन द सेकेंड शेल। मतलब वो कह रहा है जितने इलेक्ट्रॉन्स उसके सेकेंड शेल में है उसका आधा इलेक्ट्रॉन्स थर्ड शेल में भरे हुए हैं। द एटॉमिक नंबर ऑफ M इज़, देखिए आपको अब इसके लिए एनालिसिस ये कहता है आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस पता होनी चाहिए, क्लास 9th की रिवीजन है और ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाले चैप्टर में है। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपके लिए पूरा टेबल बता दिया है जिसके अंदर सारे फर्स्ट 20 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस दी हुई हैं। बात समझ में आई। अब अगर मैं बात करूँ 10th वाले नंबर पे, 10th वाले नंबर पे कौन है, नियॉन। नियॉन की अगर मैं देखूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8। अब इसके पास तो 2 शेल्स हैं, लेकिन यहाँ पे तो तीसरे शेल की भी बात हो रही है, तो ये तो हो ही नहीं सकता आंसर। अगर मैं 12 नंबर पे देखूँ, 12 नंबर पे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के पास
3 शेल्स हैं, येस। 2,8,2। अब मेरी बात सुनो, सेकंड शेल में 8 हैं, 8 का आधा क्या होता है, 4। क्या इसके पास थर्ड शेल में 4 है? नहीं, ये तो 2 हैं, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। 14 की अगर मैं बात करूँ, सिलिकॉन, येस 14 का है 2,8,4। हाँ जी, अब ये आंसर क्यों? क्योंकि इसके सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 8 इलेक्ट्रॉन्स का 50%, 50% मतलब आधा, हाफ। वट इज़ द 50% ऑफ इट? इट इज़ 4, और 4 ही थर्ड शेल में भरे हैं, तो येस दिस इज़ योर आंसर, सिलिकॉन। ठीक है। और अगर मैं बात करूँ 18 का आंसर है हमारे पास आर्गन। आर्गन की क्या है, 2,8,8। ये भी नहीं हो सकता, बिकॉज 8 का आधा इज़ 4, बट यहाँ तो 8 भरे हैं, यहाँ 4 भरे ही नहीं। सो द करेक्ट आंसर हैज़ टू बी सिलिकॉन 14 SI 2,8,4। तो ये टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से रट्टा मार लीजिए, बिकॉज इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। सो फिलहाल अभी के लिए इतना एनालिसिस, ये अब आगे भी और ज़्यादा एनालिसिस वीडियो आने वाली है आपके, ठीक है। सैम्पल पेपर से ही हम पढ़ेंगे एंड रिवाइज करेंगे अच्छे तरीके से। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलना, शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड नोट्स बनाते रहना एंड मार्क करते रहो, ये हाईलाइट करते रहो अपने NCERT में, ओके। ऑल द वेरी बेस्ट। मैं आगे का फर्दर कंटिन्यू करूँगा यही सीरीज़ को पहले तो, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट डियर स्टूडेंट्स।